जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नदीम जाफ़री। प्रोग्राम हमारे मेहमान। आज हमारे मेहमान एडवोकेट बाबर हाशमी साहब, जिनका अरसा 20 साल हो गए कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं फैसलाबाद ज़िला कचहरी में। आज हम अपने मेहमान के साथ उस मौजू पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत एहसास और हमारे पुलिस सिक्योरिटी के हवाले से है। आईजी पंजाब ने कुछ स्ट्रिक्टली फ़ैसले लिए। पंजाब भर में उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, CIA टीम की मदद से 187 पुलिस अफसरान और पुलिस मुलाजमीन को ड्यूटी से हटा दिया। आए अपने मेहमान से पूछते हैं कि आईजी साहब का ये फ़ैसला कैसा है। जी आए हम अपने मेहमान से पूछते हैं कि ये आईजी साहब ने जो फ़ैसला लिया वो ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले शाहिद साहब मैं मशकूर हूँ चैनल 99 का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और इस अहम टॉपिक पे जो आज का बर्निंग इश्यूज़ हैं वो मुझे इस बारे में आपने बुलाया, आपका मशकूर हूँ। बाकी जो आईजी साहब इनाम गनी साहब ने जो ये ऑर्डर फरमाया, जो ये एक्शन लिया, इसके बारे में एक बहुत अच्छे अल्फाज उनके मैं खिदमत में पेश करना चाहता हूँ को उनके इस जज्बे को, उनके इस काम को, उनकी इस ड्यूटी को मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि इससे पहले ये है कि आईजी साहब आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो नीचे पुलिस करती है उनको कुछ पता होता नहीं है और वो बस अपने कामों में लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है जो आईजी साहब ने दिया है। मैं थोड़ा सा इस बारे में अर्ज़ कर दूं कि किसी भी मुल्क के लिए जब आइन बनता है, उस आइन में हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो अवाम को अता किए जाते हैं। अब ये हमारे अवाम पे होता है कि हमने हकूक़ का इस्तेमाल कैसे करना है और फ़राइज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। हकूक़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में जीने का हक़ है, आज़ादी का हक़ है, चलने फिरने का हक़ है, किसी जगह पे रहने का हक़ है। जहाँ पे भी हमारे हकूक़ सलब होते हैं, यानी कि वो वायलेट होते हैं, वहाँ फिर वो जुराइम शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी हम काम करते हैं और अपने हकूक़ का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने घर में रहने की आज़ादी है, लेकिन अगर दूसरा बंदा इसको वायलेट करके हमारे ही घर में आके घुस जाता है तो वो जुर्म का इर्तिकाब करता है। अब यह है कि हकूक़ तो हमने इस्तेमाल कर लिए, फ़राइज़ हमारे क्या हैं कि हम दूसरे के मकान में, दूसरे के घर में दाखिल ना हो। अब हमने अपने हकूक़ तो इस्तेमाल कर लिए कि अपने घर में रहने का हमें हक़ है, हमें इतनी आज़ादी है, लेकिन हमें ये हक़ नहीं है कि हम किसी के घर में जा घुसें या किसी के घर में जाकर घुसें। वहाँ पे जहाँ पे हमने वायलेशन करनी है वहीं पे जुर्म आ जाएगा, और जहाँ पे जुर्म आएगा वहाँ पे ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये जो हमारी पुलिस है, ये हरकत में आती है कि अगर किसी ने कानून को वायलेट किया है तो उस जुर्म की उसको सज़ा दें। अब जो आज का ये टॉपिक है कि जो पुलिस वाले हैं वो इसकी करते हैं, जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं, या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका होता है उनकी पुष्ट पनाही करते हैं, तो ये अक्सर हम अखबारात में, हम टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि किसी डाकू का ग्रोह जो सरगना है वो पुलिस वाला निकलता है, किसी जुर्म पेशा अफराद का जो सरगना है वो कोई और निकलता है। अक्सर रात को डकैतियाँ वगैरह होती हैं या चोरियाँ होती हैं, या नाके पे जो वो पुलिस के लिबास में अगर कोई लूटता है तो बाद में फिर ये पता चलता है कि वो भी एक्चुअली पुलिस वाले हैं। ये हमारे रोज़मर्रा की रूटीन हो चुकी है। मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा जनाब सारे मोतबर जो अफसरान हैं वो भी देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को। ये हम जब थाना कल्चर की तरफ आते हैं तो थाने कल्चर में हम ये अक्सर ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से सफ़ेद पोश जिन्होंने वो अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, सूटर बूटर होते हैं, वास्कर शवा कमीज़, अच्छी जूती वगैरह वगैरह, तो उनको हमेशा जो पुलिस वाले हैं वो अपने सामने सीटों पे बड़ी इज्जत के साथ बिठा रहे होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। जबकि उसी थाने में, उसी जगह पे, उसी टाइम पे अगर कोई गरीब आदमी अपनी फरियाद लेकर वहाँ पे जाता है तो उसको एक साइड पे कर दिया जाता है।
होना तो यही चाहिए कि इसको ग्रॉस रूट लेवल पे जो SHO है मुतलका थाने का, उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि ये जो फरियादी आए हुए हैं इनका क्या मसला है और उनको कैसे हल करना है, क्योंकि अपनी फरियाद लेके आए हुए हैं, अपने घर वालों को लेके आए होते हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो अपनी बीवियों को और बच्चों को साथ में सबूत के तौर पे लेके आए होते हैं कि जी हमारी फरियाद सुनी जाए। खून आलूद कपड़े उनके हाथों में होते हैं, पट्टियाँ की होती हैं, लेकिन उनकी कोई फरियाद सुन नहीं रहा होता। अब अगर यहाँ पे मैं कानून की बात करूँ तो शाह साहब, हम CRPC में जब इस चीज़ का मुताला करते हैं तो उसका सेक्शन 154 बहुत क्लियर कट है, जिसमें ये है कि अगर कोई फरियादी थाने में अपनी फरियाद लेके आता है तो उसको फौरी तौर पर उसका अंदराज किया जाए, उसकी FIR दी जाए। अब कानून तो ये है, ये एक आम पुलिस वालों को भी पता है और IGs तक भी जो है इस चीज़ का पता है, बल्कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो भी हैं उन सबको पता है कि इस एक्शन कैसे होना है। अब पुलिस ने फिल फौर क्या करना होता है कि जब कोई फरियादी दरख्वास्त लेके आया तो उस पर फौरी तौर पे अंदराज पर्चा हो गया। ये अंदराज मुकदमे का भी इशू बना हुआ है। जब तक ये इशू हल नहीं होता उस वक्त जो पुलिस पे अब उनकी कारकर्दगी है वो ज़ीरो रहेगी। अब होता गया है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे वक़ूए शामिल होते हैं जिनमें असमत दरी हो गई, डकैतियाँ हो गई, चोरियाँ हो गई, या कुछ ऐसे जो कि हमारी ज़बान में उनको काबिल दस्तंदाजी पुलिस कहते हैं, जिनमें पुलिस फौरी तौर पे पकड़ दकड़ करती है, उसमें कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती, उसमें फौरी तौर पे। कि अभी जिन दफात का आपने जिक्र किया है वो दफात नाकाबिल दस्तंदाजी है, पुलिस फौरी तौर पर इन एक्शन हो जाती है। नहीं, नाकाबिल दस्तंदाजी कुछ और चीज़ है, ये काबिल दस्तंदाजी है। काबिल दस्तंदाजी से मुराद ये है जिसमें पुलिस फौरी तौर पे जाके बंदे को FIR के बाद गिरफ्तार कर लेती है। उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती कि वो वारंट इशू अदालत से कराए या फिर वो उनके घर में जाए या कुछ करे। अगर किसी के खिलाफ काबिल दस्तअंदाजी जुर्म का इर्तिकाब पाया जाता है तो उसको पुलिस फौरी तौर पे गिरफ्तार करती है। ये पुलिस की ड्यूटी है। और जो मुतलका SHO है वो SHO जो है वो बाउंड बाय लॉ है। अच्छा, वो पाबंद है कि उसी वक्त पर्चा दर्ज करे, जाकर मुल्ज़िमों को जाके गिरफ्तार करे और उनका चलान जो है वो कंप्लीट करके फिर वो अदालत में भाई ये तो अदर हैं। लेकिन जो उनका फ़र्ज़ है वो यही है कि अगर कोई फरियादी, वो गरीब है या अमीर है या कोई भी है, अगर वो थाने में आ गया, उसने आपको रिटर्न दरख्वास्त दे दी या ओरल बता दिया, ज़बानी तौर पर भी बता दिया, SHO जो है वो कानूनी तौर पे बाउंड है कि उसकी FIR दर्ज करके फौरी तौर पे कार्रवाई शुरू कर दे। क्या बाबर साहब, आप तो 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए वकील ज़िला कचहरी फैसलाबाद में, क्या वाकई ही जिन दफात का आपने जिक्र किया और लॉ है कि फौरी तौर पर SHO उस पर एक्शन ले, क्या वाकई ही हमारे फैसलाबाद के कल्चर में, मैं पंजाब की बात नहीं करता क्योंकि हम शुरू से फैसलाबाद के रहने वाले लोग हैं, क्या वाकई वो इन एक्शन होते हैं? एक्चुअली शाह साहब, हमारी जो बदकिस्मती है ना वो यही है, ये जो आज का टॉपिक है वो यही है कि ये जो हम कहते हैं कि पुलिस वाले जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं। मैंने जिन सफ़ेद पोशों का जिक्र किया, कोई जो सूटर बूटर बड़ी बड़ी गाड़ी में वहाँ पे आते हैं और जिनके बड़े बड़े तलकात यहाँ पे होते हैं, तो उनको पुलिस वाले बड़े खुश अखलाकी से मिल रहे होते हैं। यही वजह होती है कि अगर कोई गरीब आदमी उन बंदों के खिलाफ, जैसे ये वडेरा सिस्टम होता है, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे तो वो कहते हैं, हंस के कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं, हमारा फलां वाकफ है, हमारा फलां वाकफ है, हमारा फलां वाकफ है। ये कोई नहीं देखता कि कानून क्या कहता है। वो इस सूरत में कानून की धज्जियां जो हैं वो बिखेरते हैं। और ऊपर से बात ये है कि जो हमारी पुलिस है, माजरत के साथ, कि वो उनके साथ शाना बिशाना खड़ी होके और उनको ये कह के कि चलो सब फिक्र ना करें, कोई नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो ये इस सूरत में जो है वो हम जो अखलाकी पस्ती की तरफ आ रहे हैं। और कानून में जो पुलिस ऑर्डिनेंस है, पुलिस ऑर्डिनेंस हमें ये कहता है कि अगर कोई बंदा फरियादी आता है उसके साथ आपने खुश अखलाकी से पेश आना है। जैसे DIG इनाम गनी साहब ने, अब उनके मैं पम्फलेट देख के आ रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ थानों में लगे हुए हैं और उनका ये हुक्म है पुलिस वालों को कि अगर कोई फरियादी आता है, अगर कोई एप्लीकेंट आता है, अगर कोई दरख्वास्त गुजार आता है, तो उसके साथ आपने इंतहाई खुश अखलाकी से पेश आना है।
ये पुलिस रूल्स में। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ थानों के बाद आईजी इनाम गनी साहब की तस्वीर पसमा है और वो कह रहे हैं कि तमाम थाना कल्चर जो है SHO साहबान हैं या IO जितने भी तफ्तीश करने वाले अफसरान हैं वो खुश अखलाकी से पेश आए। जी जी। क्या ये खुश अखलाकी सिर्फ वो बड़ी गाड़ियों वाले या अप्रोच वाले लोगों के लिए है या आम आदमी के लिए? आपका तो रोज़ का मैटर है, आप थानों में आते जाते रहते हैं या पुलिस के सताए हुए लोग आपके पास आते हैं। क्या वाकई ही SHO साहबान या IO साहबान जो तफ्तीशी अफसर होते हैं वो इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो यही समझते हैं कि जो बड़ी गाड़ी वाले आते हैं उनकी ही बात ही सुनी जाती है, जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक, कानून सब के लिए यकसा है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो झोंपड़ी से आया है या किसी बहुत बड़ी कोठी से आया है, सब के लिए एक ही है। अगर वो जाएगा दरख्वास्त लेके, कोई अमीर है या गरीब है, उस पर पर्चा दर्ज होने चाहिए। पर्चा दर्ज होने के बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर होनी चाहिए। अंदराज मुकदमा हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में ये जो माजर के साथ दोबारा फिर कहूँगा कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, जो भी गवर्नमेंट में आता है, ज़ाहिर वो असरअंदाज मेन चीज़ जो पुलिस पे होता है वो MPA के फ़ोन आ रहे हैं, वो MNS के फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारा बंदा है, छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। और पुलिस वाले उनको ओब्लाइज करने के चक्कर में लगे होते हैं कि जिस तरह हो सकता है इनके ऊपर वाले से तलक़ात हैं और इस तरह से हमारी तरक्की हो जाएगी। तो ये सब बातें जो है ना वो गलत हैं। अगर तरक्की अल्लाह ताला ने देनी है तो अगर किस्मत में है तो वो तरक्की हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने ब्लैक शीप्स बनना है, अगर आपने काली बेड़े बनने हैं, तो अब जो मर्जी करें, जो तरक्की नहीं होनी वो नहीं होनी। हम पे जो कानूनी और अखलाकी फ़र्ज जो हमारी पुलिस पे बनता है वो यही है कि हम हर एक के साथ खुश अखलाकियत के साथ पेश आएँ और उनका जो काम है कानून के मुताबिक वो करें। जी, वापस हम अपनी बात पे आते हैं कि अभी आपने अकॉर्डिंग टू लॉ 154 की बात की। क्या 154 पे तो मुझे भी ज़िंदगी गुजर गई है मीडिया में। मैंने तो अभी तक किसी थाने में चंद एक अफसरान के अलावा, कोतवाली में एक अफसर आए थे साद सऊदवाला साहब, वो कैदियों को भी नमाज़ पढ़ाते थे, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ते थे और पुलिस वालों को भी नमाज़ पढ़ाते थे। बड़ी मज़ेदार एक मेरे जानने वाले इधर सिक्योरिटी अफसर थे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी तो जान छूट जाए इस थाने से। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने बोला जी इधर तो 1 रुपया नहीं मिलता। इस तरह हमारे DSP शकील खोखर साहब थे थाना सिविल लाइन के, ठीक है, सेम वही पोजीशन। हमारे एक बहुत प्यारे अच्छे अफसर, बहुत मीठे, कभी वो SP इन्वेस्टिगेशन हुआ करते थे, फिर सिटी ऑफ फैसलाबाद आए। अभी हमारे पेट्रोलियम पुलिस के SP हैं मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब। ये वो अफसर हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ कि वाकई हमें फ़ख्र होता है कि अगर पंजाब पुलिस ये है तो हमारी पंजाब पुलिस से बेहतर कोई नहीं है। अगर हम थानों में जाते हैं, SHO साहबान से, IO साहबान से, SI हैं, ASI हैं, जितने भी IO बनते हैं, ये क्या है कि 154 इन पे लॉ नहीं लगता। ये जितनी हमारी शासक हुकूमतें आती हैं ये अवाम को वर्गलाती हैं इस बात पे कि जब हम हुकूमत में आएंगे हम थाना कल्चर को तब्दील कर देंगे। थाना कल्चर है क्या? एक्चुअली थाना कल्चर यही है जो 154 की आप बात कर रहे हैं CRPC की। ये वही है कि जब कोई फरियादी जाए उसको फौरी तौर पे दाद रसी हो जाए। लेकिन होता क्या है कि जब गवर्नमेंट आ जाती है, वही जो कह रहे थे कि हम थाना कल्चर तब्दील करेंगे, वही थाने में फिर वो सिफारिशें कर रहे होते हैं। वही SP DSPs को, IG को, DIGs को, और इवन के एक छोटा सा SI होता है, उस तफ्तीशी अफसर को बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ रहते हैं और वो फ़ोन कभी कभी बंद करता है जी कि अभी मुझे MNA MPS के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे तो मैंने फ़ोन नहीं सुनना, मैंने फ़ोन एक साइड पे कर दिया। जब उसकी मतलब की कोई बात कान में पड़ जाती है फिर वो अपना फ़ोन ऑन कर लेता है। हमारा ये जो थाना कल्चर है, ये थाना कल्चर ही तब्दील नहीं हो रहा। ये कैसे हमारा थाना कल्चर कैसे तब्दील होगा? थाना कल्चर शाह साहब ऐसे तब्दील होगा अगर हम अपने आप में जो फ़राइज़ की अदायगी को पहचान लें कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है। हमारी ड्यूटी पैसे लेने की नहीं है कि अगर हमने FIR काटनी है तो उसे हमने पैसे लेके तो उसको कहना चाहिए कि पैसे दे दें हम FIR काट लेते हैं। ये ड्यूटी नहीं है, ये रिश्वत है, ये हराम है। हलाल क्या है? हलाल ये है कि अगर कोई ऐसे, जैसे मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ बात की है कि अगर कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई होती है
वो हलाल भी है, गवर्नमेंट से पैसे भी आते हैं, गवर्नमेंट अच्छी तनख्वाहें भी दे रही है, गवर्नमेंट ने इनकी तनख्वाहें भी डबल कर दी हैं पुलिस वालों की। और इनको जो चाहिए होता है, आप ये देखें कि हमारी फ़ौज पे, हमारी पुलिस पे कितने लाखों खरबों अरबों खरबों जो पैसे हैं वो खर्च होते हैं उनके पेट्रोल पे, इनकी सिक्योरिटी जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी हैं, जिनका फ़र्ज़ है कि वो हमारी हिफाजत करें, हम अपने घर में जाके सोएं और वो हमारी हिफाजत करें, जिसके उनके पैसे गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन अब ये होता है कि वो गवर्नमेंट से पैसे अलहदा लेते हैं और आवाम से पैसे अलहदा लेते हैं। अब मैं एक मिसाल दूंगा, जैसे अभी बात थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, फैसल शहजाद हैं DPO ओकाड़ा के। मैंने सुना, आपने भी उनकी बहुत तारीफ़ की कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे शहर में, मैं बतौर DPO यहाँ पे तैनात, तो अगर मेरे शहर में नमाज के दौरान आप ऐसा करें कि दुकानें खुली छोड़ के चली जाएं। DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद ने कहा हाँ कि अगर नमाज का टाइम है तो आप दुकानें खुली छोड़ के चली जाएं, अगर कोई चोरी हो जाए तो आप वो आके मुझसे ले लें। क्या बात है जी, हमें तो इस तरह के अफसरान चाहिए ना। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि वो ये समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ किस तरह से अदा करना है। अगर कोई बंदा फ़र्ज़ अदा करने पे आ जाता है तो वो अच्छे तरीके से फ़र्ज़ अदा कर सकता है। दूसरी मिसाल आपको ये दूंगा कि 71 वॉर जो हुई है, उसमें जब फ़ौज में कमी हो गई या उनकी तादाद कम रह गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो कुमक भी ख़त्म हो गई है, असला भी ख़त्म हो गया है, वगैरह वगैरह, बंदे भी कम हो गए हैं। तो जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस वाले जाके उनके साथ जाके खड़े हो गए। बाबर हाशमी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट साहब 71 वार की बात की। 71 वार का मतलब कि 1971 की जंग, ये कहना का मतलब है बाबर हाशमी साहब का कि 1971 में सिर्फ हमारी पाक फौज के जवान ही जंग नहीं लड़े, हमारी पंजाब पुलिस के लोग भी गए, उन्होंने उनके शाना बाशाना खड़े होकर जंग लड़ी। आगे पुलिस के साथ क्या हुआ, हम बाबर हाशमी साहब से पूछते हैं कि वो पुलिस वाले क्या वाकई ही फ़ौज के शाना बशाना खड़े थे और उन्होंने आगे उनके साथ क्या हुआ। जी बाबर हाशमी। मैं पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा जी उसमें, जब 71 की वॉर हुई है और फ़ौज ने बंदों को तलब किया तो पंजाब पुलिस जाके फ़ौज के शाना बशाना जाके खड़ी हो गई और उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे जाके जंग लड़ी बॉर्डर पे जाके, बल्कि जब जंग ख़त्म हुई है तो पुलिस को कैदी बना लिया गया और काफ़ी अरसा उनको बतौर कैदी रखा गया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब वो सीज़ फायर हुआ तो हमारी पंजाब फ़ौज के साथ हमारी पंजाब पुलिस भी इंडियन कैद में चली गई और उसका मैंने पढ़ा है कि तकरीबन 4 साल का पीरियड है जिसमें हमारी पंजाब पुलिस के जवान राउंड अबाउट 400 से प्लस हैं जो उनके पास 4 साल कैदी रहे। ये हमारी पुलिस वो है जो 71 में कैदी हो गई अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए। मौजूदा इस वक्त में आज 2021 जा रहा है, इस पोजीशन में हमारी पुलिस और उस वक्त की पुलिस में क्या फ़र्क देखते हैं आप? इस वक्त की पुलिस और उस वक्त की पुलिस में फ़र्क ये है कि वो उस वक्त की जो पुलिस थी वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थी, उनमें वतन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा था, उनमें लोगों के लिए उनकी हिफाजत का जज्बा था। लेकिन आज अफसोस के साथ जब हम अपनी इस पुलिस को देखते हैं तो रोज़ाना की तनकीद हमने क्या करनी, पुलिस वाले भी तनकीद सुन सुन के थक गए होंगे कि हम जब थाने में जाते हैं तो वो थाने नहीं लगता बल्कि कुछ और लगता है। यहाँ पे जब वक़ुआ कोई वारदात होती है तो पुलिस यहाँ पे टाइम पे पहुँचने के बजाय 2-2, 3-3 घंटे लेट पहुँचती है। इवन के सुना ये है कि जब किसी बड़े आदमी ने, किसी बड़े बंदे ने कोई वारदात करनी होती है तो वो पुलिस वालों को पहले हाथ में ले लेता है और हाथ में लेके उनको जो भी उनकी खिदमत करनी हो करके कह देता है जी कि आपने इस वक़ुआ पे टाइम पे नहीं पहुंचना। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप जितने फ़ोन कर लें, जो भी आप काम कर लें, आपको पुलिस जो है वो मौके पे बिल्कुल नहीं आएगी। वक़ुए के 2-3 घंटे बाद आएगी। जो उनका हिफाजत का जज्बा है, जो उनकी खिदमत का जज्बा है, वो सारे का सारा मलिया मेट हो जाता है। वो आ जाते हैं, आके अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं और कार्रवाई दिखा के फिर वो कार्रवाई करने का कह के चले जाते हैं।
यहाँ पे लोगों के कत्ल हो जाते हैं, जिनका कत्ल हुआ होता है वो पुलिस वालों को पैसे दे के पर्चा दर्ज कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एक तो मेरे घर में डाका पड़ गया या मेरे घर में चोरी हो गई, मैंने बंदे पहचान लिए, मैं उन बंदों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने के लिए थाने में गया हूँ, तो मैं एसएचओ को मिलता हूँ, वो कहते हैं एएसआई के पास चले जाओ। मैं एएसआई के पास जाते हैं, वो कहते हैं फलां बंदे के पास चले जाओ। मैं फलां बंदे के पास जाता हूँ, वो कहते हैं आप जो सिपाही को जाकर मिल लो। सिपाही जो होता है वो सिपाही को हम लेके, जो एक आम सा एक बंदा होता है उसको लेके हम वो सिफारिशें ढूंढते होते हैं। इवन के फिर हमें अपने हल्के के एमपीए को देखना होता है, अपने एमएनए को देखना होता है कि जनाब मेरा इतना नुकसान हो गया, लेकिन अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। अच्छा, बेसिकली अभी आप कह रहे हैं कि जब किसी की चोरी हो गई, फॉर एग्जांपल मेरी हो गई, मैंने एसएचओ के पास गया, उसने कहा उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। बेसिक थाने में ये ड्यूटी किसकी है? तो कोई आदमी भी एफआईआर करवाने, दरख्वास्त करवाने जाता है, वो किससे मिले? ये हमारी पब्लिक को, अवाम नास को ज़रा थोड़ा सा आप एज ए वकील बताएं कि कोई दरख्वास्त लेके जाता है वो किसके पास सीधा जाए कि जो उसकी दरख्वास्त जो है ना वो अंदराज हो जाए। जी, अवाम के लिए मैं ये बात ज़रूर करूँगा इस प्रोग्राम की वसातत से कि जैसे मैंने हकूक़ और फ़राइज़ की बात की, अगर किसी घर में या किसी के साथ को वक़ुआ होता है तो वो उसका राइट है, वो उसका कानूनी हक़ है कि वो उसकी जो इतला है वो पुलिस को जाके दे, और मुतलका पुलिस को, जो भी मुतलका थाना लगता है वो मुतलका पुलिस को जाके उसकी इतला दे। अब ये जो ड्यूटी पे बैठे हुए पुलिस, जो मुतलका एसएचओ है थाने का, जो बैठा हुआ है मेन बड़ा एसएचओ, वो ड्यूटी बाउंड है कि अगर उसके पास कोई आता है तो वो, जो मैंने 154 सीआरपीसी की बात की है, जो कानून हमारे मुल्क में राइज है, जिसके तहत हम डेली जो है वो पर्चे अंदराज करवाते हैं और होते हैं और ऑर्डर होते हैं, वो जाए और विद इन नो टाइम एसएचओ बाउंड है कि उसी वक्त वो एफआईआर जो है वो उसका अंदराज करके उसकी कॉपी जो है वो फराहम कर दे उस दरखास्त गुजार को। अभी हमारे थानों के कल्चर में एक फ्रेंड एक्स का सिस्टम लॉन्च हुआ है, तकरीबन गवर्नमेंट पंजाब ने तमाम थानों में है। उसमें एक दरखास्त आप गए, फ्रेंड एक्स पे जाएं, तफ्तीशी अफसर को लगे, उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखे हैं कि 24 घंटों में इसको क्लियर करना है आपने। और मेरे पास कुछ लोग मुतासरीन आए हैं इधर ऑफिस में, वो बता रहे हैं कि अभी तक 8 दिन में हमारा कोई भी दरख्वास्त की सुनाई नहीं हुई। ये वाक़या रिसेंटली अभी थाना वूमेन का है। उधर एक एसएचओ है मदिया अरशाद, जो कि इंतहाई बदतमीज़ और बद अखलाक औरत है। उसे पता नहीं किसने एसएचओ लगा दी है कि 8 दिन हो गए हैं कि एक बच्ची को उसके देवर ने मारा, एक देवर ने नहीं 2-3 देवर हैं उसके, उसने मारा, उसे लहू लहान कर दिया। वो कहते हैं जी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, मारा तो है ना। इसके बारे में क्या कहते हैं कि कोई आदमी अपनी भाभी को मारता है तो क्या फ्रेंड एक्स की दरख्वास्त के बाद एसएचओ को क्या उसका बनता है एट द लॉ? जरा थोड़ा सा अवाम और नास को बताइएगा। वो ये है कि जब 154 के तहत पुलिस ने आपकी दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन नहीं की, उस पर पर्चा दर्ज नहीं किया, देन आपने मुतलका जो जस्टिस ऑफ पीस, जिसको हम सेशन जज साहब के पास इख्तियारात हैं, हम जाते हैं सेशन जज साहब के पास। वहाँ हम 22A 22B की सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन दायर करते हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए। उसके तहत जो जस्टिस ऑफ पीस है वो ये देखते हैं कि मुतलका एसएचओ ने इनकी बात नहीं सुनी, देन वो डायरेक्शन दे देता है कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन बाबा साहब अब सब मैं आपकी बात थोड़ा काटता हूँ माजर के साथ। उसमें ये है कि ये जो आपने जिन एसएचओ साहब की बात की है, अगर मदिया अरशाद जो भी हैं, अगर उन्होंने सुनवाई नहीं की, दाद रसीद नहीं की, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से कुताही की है, उन्होंने अपने फ़राइज़ से गफलत का मुजाहरा किया है। इसके खिलाफ शिकायत जाएगी, डिपार्टमेंटल शिकायत जाएगी। मुतलका जो भी हायर ऑफिस में है, वो डीएसपी साहब हों या सीपीओ साहब हों, उनको शिकायत जाएगी कि इन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए मेरी दरख्वास्त पे पर्चे का अंदराज नहीं किया, सो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब होता ये है कि ये जो दरख्वास्तें हमारी होती हैं मुतलका एसएचओ के खिलाफ जी कि हमने दरख्वास्त दी है, वो पर्चा दर्ज नहीं कर रहा, तो इसके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे जो अफसरान हैं वो कार्रवाई नहीं करते। उसकी क्या वजह है?
वो उसकी वजूहात जो हैं वो सबको पता है। वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है या दूसरे प्रेशर, या डिपार्टमेंटल ये है जी कि जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मज्जा मज्जा नहीं पहना, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो फिर हमारा यही मसला आज तक चला आ रहा है कि फिर जितने भी SHO है ये हमारे सियासतदान अपनी मर्जी के अपने इलाके में लगाते हैं, उनसे अपनी मर्जी के काम लेते हैं। ये एक थाना कल्चर जो सियासत के साथ मुंसलिक हो चुका है, ये तो सियासतदान ही थाने चला रहे हैं। SHO से बांध की फिर क्या ज़रूरत है? जब उन्हीं की बात मानी जानी है, किसी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होनी, तो फिर इन MNO को ही चाहिए, MPA MNA को ही चाहिए कि ये खुद SHO की सीट पे बैठ जाए, इनको घर में बिठा दें। अब हमारा हल ये है कि हम इस हल की तरफ आएँ कि जो अभी फैसला IG पंजाब साहब ने अपनी CIA टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलके क्रिमिनल लोगों को के साथ तावन करने पर, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, SHO हैं या DSP हैं, SP हैं, आला अफसरान और पुलिस एहलकार, 187 लोगों को उन्होंने ड्यूटी से हटा दिया। और IG साहब का बड़ा स्ट्रिक्टली बयान है कि इनके साथ इनकी अभी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट के बाद बहुत सख्त तरीके से मैं पेश आऊँगा। इस फैसले में आप IG साहब को क्या कहना चाहते हैं? मैं IG साहब को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ, इस चैनल के तौर से भी, अपने तौर पे भी, और हमारी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तरफ से भी, कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने एक ईमानदार पुलिस अफिसर होने का हक अदा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस ड्यूटी के जो फ़राइज़ दे रहे हैं वो इस्तकामत रखे, और जिसे कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी। तो वही हिसाब है कि उन्होंने बारिश में पहले कतरे का किरदार अदा किया। बारिश का पहला कतरा आ गया। अब इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि कोई भी अफसर कोई ऐसा कदम उठाने से पहले, या किसी असर करने वाले को पार्टी के साथ या जुराइम पेशा अफराद के साथ हैं, उनके साथ साथबाज करने से पहले उनके दिल में खुदा करे कि ये खौफ पैदा हो जाए कि अगर IG साहब को पता चल गया तो वो हमारे खिलाफ कहीं एक्शन ही ना हो जाए। तो इस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। उनका ये कदम बहुत एहसन कदम है और काबिल सलूट है। उनको सलूट है उनकी जुर्रत पे, उनकी इस काविश पे। और अगर तमाम पुलिस वाले इतने ही ईमानदार हो जाएं, 2, 4, 5, 6, 10 एक्शन ले लें, तो मेरा ख्याल है कि ये थाना कल्चर तक जो है वो सीधा हो जाएगा। आपकी बात बड़ी करता हूँ बाबर हाशमी साहब के सारे अफसर ऐसे हो जाएं। अभी हमारे पास एक वीक नहीं हुआ, डॉक्टर इमरान महमूद साहब RPO हैं। आज मतलब कि ताज़ा तरीन ख़बर है कि उन्होंने भी 3 ऐसे पुलिस अफसरों से को ओहदे से हटा दिया जिनके ख़िलाफ़ मतलब महकमा वाइज कार्रवाई बनती थी। वो करप्शन करने वाले लोगों के साथ थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, तो उनको उन्होंने ओहदे से हटा दिया। अब हमारे मौजूदा CPO RPO बिल्कुल न्यू हैं। तो आप तो माशाल्लाह 22 साल से ज़िला कचहरी फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको क्या फ़ैसले करने चाहिए कि हमारा पुलिस कल्चर चलें? 100% नहीं तो 50% तो ठीक हो जाना चाहिए ना। मैं इस चैनल के तौर से डॉक्टर इमरान साहब हैं, RPO फैसलाबाद, नए तैनात हुए हैं। CPO आबुद हुसैन साहब है, उनको खुशामदीद कहता हूँ फैसलाबाद में। और उम्मीद ये रखता हूँ कि जिस तरह का कदम DIG साहब ने उठाया, अगर उन्होंने भी RPO साहब ने कदम उठाया और IG साहब ने, इनाम गनी साहब ने, अब आबद साहब को क्या करना चाहिए? उनको भी उनकी तकलीद करनी चाहिए कि जैसे हमारे IG साहब ने ये कदम उठाया है, अगर RPO साहब और CPO साहब इसकी तकलीद करने लगे तो ऊपर से लेके फैसलाबाद का जो सिस्टम पुलिस का है वो नीचे तक वो सारे का सारा दुरुस्त इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात एक और है, उसमें ये है कि जहाँ पे ये शख्सियात असरअंदाज पजीर होती हैं वहाँ पे टाउट सिस्टम बड़ा चलता है। इस टाउट सिस्टम को कंडेम किया जाए, ये जो बासर शख्सियात आती हैं इनको कंडेम किया जाए, अपने जो गरीब अवाम है उनके साथ खुश असलूबी से पेश आया जाए। ये जो खुली कचहरियाँ लगाने का मकसद ये होता है कि खुली कचहरियों में लोग ये समझते हैं कि हमारी जाके दादरसी वहाँ पे हो जाएगी, लेकिन अगर वह भी सिर्फ ऑर्डर्स तक महदूद है तो फिर उस खुली कचहरियों का भी कोई फायदा नहीं। खुली कचहरियाँ ना लगाएं। और सब आप तो वकील हैं, अक्सर खुली कचहरियों में अपने साइल के साथ जाते होंगे, क्या ये जो खुली कचहरियों के आर्डर हैं इनमें कितना अमल दरामद होता है? ये माजरत के साथ मेरा तलख तजर्बा है।
मैं इधर डीसी साहब थे, डीसीओ साहब थे मोहम्मद अली साहब, तो वो खुली कचहरी लगाते होते थे। जुम्मे का दिन या पता नहीं इतवार का दिन होता था, तो वहाँ पे जी उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा है कि जी आप खुली कचहरी में आके अपनी वो शिकायत दर्ज कराएं। मैं भी चला गया, इधर सर्किट हाउस में वो बैठते थे फैसलाबाद में। मैं चला गया जी वहाँ पे जाके मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी। वो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ के बाद जी इधर से नंबर ये लगवा लें, ये करें, वो करें, वगैरह वगैरह जी। एप्लीकेशन आपकी पहुँच गई है खुली कचहरी में। वो हॉल काफ़ी भरा हुआ था, मैं भी वहाँ पे जाके बैठ गया, अपनी यूनिफॉर्म में था, तो इंतजार में था कि मेरी एप्लीकेशन किस वक्त आती है। मेरी एप्लीकेशन आई, मैंने उनको बताया जी कि मेरे इलाके में जो लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, रहायशी एरिया है, वहाँ उसको कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप बताएं जी, हमारे वो बैठे हैं जो भी। सॉरी, आप उस दरख्वास्त के एप्लीकेट थे या किसी साइल की दरख्वास्त के साथ गए थे? मेरी ज़ाती दरख्वास्त थी। मैं जहाँ पे रहायश पजीर हूँ, मेरे साथ लोगों ने उन्होंने जो आसपास रहने वाले थे, उन्होंने कुछ मशीनें वगैरह लगा ली। मैंने कहा जी ये डोमेस्टिक जो रहायशी इलाका है उसको कमर्शियल कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैं कानूनदान हूँ, मैं जाके डीसी साहब की अगर शिकायत करूँगा तो वो मेरी शिकायत जो है वो सुनी जाएगी। लेकिन एज़ यूजल उन्होंने मेरी बात सुनी, और मेरी बात सुन के कहती जी वो बैठे हुए जो सरबराह हैं, तो मैं माहौलियात वाले को कह देता हूँ और उसी वक्त वो कार्रवाई इंशाल्लाह चंद दिनों में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और इतना अच्छा काम किया कि उस दरख्वास्त को मेरे ख्याल में आज 3 साल हो चुके हैं। क्या बात है। और अभी तक वो माहौलियात वाले उधर आए नहीं। एक आधी दफा टेलीफोन उनका जरूर आया, आप रहायश बताएं अपनी किधर है, ये है वो है। आपको फोन आया? जी मुझे सिर्फ फोन आया, वो बंदे अभी तक नहीं पहुंचे। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो फिर हमें गरीब आवाम को तो बिल्कुल शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमारा तकरीबन 50% कंट्रोल तो गवर्नमेंट हो, सहाफ़त हो, कचहरियों में तो आपका कंट्रोल है ही, आपका तो अब पुलिस में भी कंट्रोल है। आप जैसे तजर्बाकार लायर की दरख्वास्त को हवा में मजाक बनाकर उड़ा दिया, तो आम पब्लिक के साथ खुली कचहरी में ये तो फिर एक बाबर हाशमी साहब मजाक हुआ ना खुली कचहरी का। जी आप यही कह सकते हैं, क्योंकि जब इन्फोर्समेंट नहीं होगी, जब उस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो आप चाहे खुली कचहरी लगा लें या उस कचहरी को बंद कर दें, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बल्कि फिर मजाक, पब्लिक के साथ ये मजाक है। अब आवाम को मैं ये थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना भी ज़्यादा कमज़ोर ना समझें। ये जितने भी सरकारी अफसरान हैं, किसी भी जगह वो हमारी इंतज़ामिया जितनी भी है, वो हम जो बिल देते हैं, हम जो पैसे देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं, उन टैक्सेस से वो पल रहे हैं। ये और हर बंदे सरकारी मुलाजमीन जो भी है वो हमारे टैक्सेस से पल रहे हैं। उनको हम तनख्वाहें पे करते हैं। अगर कोई हमारी हिफाजत करता है तो वो उसके पैसे हमसे काटता है। अगर हमारे लिए कोई ड्यूटी देता है, अगर हमारे घर में कोई बिजली का मीटर लगाता है, सुई गैस का मीटर लगाता है, वगैरह वगैरह, हम उनको पे करते हैं, वो उनसे तनख्वाहें उनकी जाती हैं। ये अवाम में ये ताकत है कि अवाम अगर हुक्मरान चुन सकते हैं कि हमारे मुल्क का सदर कौन होना चाहिए, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, तो अवाम उन लोगों का एहतसाब भी कर सकते हैं जो हमारी वजह से, जो अवाम की वजह से बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। मतलब कि हमारे ही पैसे हमारे ही ऊपर गुंडागर्दी करते हैं। अब ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो भी हमने करवानी है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम अवाम हैं और अवाम के लिए जो दूसरा सरकारी मुलाजम है वो हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अगर हम उनको नहीं रोक सकते तो इसका मतलब है कि हम चुप करके जाकर घर बैठ जाएं। इस पर हम प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट सारे मुल्कों में होते हैं, अब हमारे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट है। ये हमें आज़ादी है प्रोटेस्ट करने की, हम एहतजाज करें, हम उस अफसर के खिलाफ जा सकते हैं, शिकायत लेके जा सकते हैं। फॉर्मेट बने हुए हैं कि हम उनकी शिकायत आला अफसरान से करते हैं, बतौर अवाम करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि वो पंजाबी की आपने मिसाल दी है कि मज्जा दियाँ भैन होंदियां ने, तो फिर किसके पास हम जाएं? कौन है जो इसकी बहन ना बने, इसका भाई ना बने, अवाम की बात सुने, अवाम का साथ दें? तो बाबर साहब वकला हैं, अगर पुलिस सुनाई नहीं लेती तो कभी आपने कोर्ट किया कि भाई ए भाई बी की रिट करें, पहले आपको पैसे दें, फिर भी वापस उसी तफ्तीशी के पास दरख्वास्त आनी है, कमेंट्स उसी ने लिख के देने हैं, तो फिर भी करचल तो थाने का ही रहा ना। उन्होंने जिसके साथ देना है वो तो कंट्रोल में उन्हीं के है, तो भाई ए भाई बी का फ़ायदा क्या हुआ? अब इस चीज़ का ये है कि जुडिशरी जितना अपना हक अदा कर सकती है, जुडिशरी
जो है वो पुलिस की कामों में ज़्यादातर अगर मुदाखलत नहीं करती, लेकिन डायरेक्शन देने का उनको हक है कि वो किसी ऐसे मौके पे किसी काम से रोक दें या करने का हुक्म दे दें या रोक दें, और वो आला अफसरान को लिख के दे देती हैं। उनके खिलाफ एक्शन भी हो जाता है, जुडिशरी बचती है जब पुलिस के खिलाफ जुडिशरी अपना काम करती है। अब ये है कि इनके खिलाफ जो शिकायतें हैं, मसले के अलग-अलग फॉर्मेट बने लेकिन लोग चलते नहीं हैं। अगर वो चलना चाहें कि हमने इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, तो वो कोई भी मुलाजम है सरकारी, वो किसी भी कोई भी महकमा है, उसमें वो जब उनको पता है कि यहाँ से हमने अगला जो स्टेप लेना है वो इसके खिलाफ हमने जाना है, तो इसका एक्शन कोई ना कोई आएगा, इसका अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। और वो सियासतदान और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो MPs जिनको जो पुलिस को उनके सर पर शफकत का हाथ रखते हैं या बड़े बड़े अफसरान के साथ तलकदार दोस्ती करते हैं, तो वो उन अवाम का सोचते हैं, अगर सोचें तो मेरा ख्याल है कि जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत आसान हो जाएगी। और इन्फोर्स करवाना तो इन्हीं लोगों का काम है, आवाम खुद करवा सकती है। अगर वो नहीं करते तो हम ज़बरदस्ती अपना हक ले सकते हैं। हम जुडिशरी में इसी वजह से जाते हैं, जब पुलिस से हमारा हक नहीं मिलता हम जुडिशरी में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना हक ले सकते हैं। अब ये है कि आजी साहब ने जो ये काम किया है और एक अच्छा एहसन कदम है, और मैं मेरे अलावा जिन्होंने भी इस खबर को पढ़ा है या जिन्होंने सुना है, वो इस बात से बहुत खुश हैं कि आजी साहब ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है। मेरी गुजारिश होगी नए RPO फैसलाबाद से, नई CPO फैसलाबाद से भी, कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं, लोग उकताए हुए हैं पुलिस के रवैये से। इतना रूड रवैया होता है कि पुलिस आवाम बिल्कुल थक चुकी है, और कि पुलिस कल्चर को कैसे तब्दील किया जाए, थाना कल्चर को कैसे तब्दील किया जाए। अब ये कानून बनाने वाले जो इदारे हैं वो कानून इतना सख्त बना लें, कोई ऐसे कानून पास कर दें या बना लें या सियासतदान कर लें या ऐसे ऑर्डर्स जारी हो जाएं आला अथॉरिटीज़ की जानिब से कि पुलिस वाले कोई भी काम करते हुए डरें, तो लॉ इन्फोर्समेंट हो जाएगी। ये कैसे हमारा पुलिस कर्तव्य बदल सकता है? एक ASI के ऊपर किसी ने दरख्वास्त दी, वो थाना गुलामाबाद में था, ट्रांसफ़र होकर मंसूराबाद में चला गया, उधर से तो ASI रहना है, उधर से करप्शन की दरख्वास्त हुई, मुअत्तल किया कुछ दिन पुलिस लाइन। ये पुलिस लाइन जो मुअत्तल करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये ड्यूटी करके थक जाते हैं, तो आला अफसरान कहते हैं अब आपने पेट भर लिया, कुछ दिन के लिए आराम करें, आपको हजम हो जाएगा, फिर नया थाना देंगे आपको, तो फिर नया काम शुरू कर लें। ये जो हमारा रिश्वत का निज़ाम है, अभी IG पंजाब साहब ने एक एक्शन लिया, 187 अफसरान और मुलाजमीन को ड्यूटी से हटाया, और उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हुई, इनके क्रिमिनल का रिकॉर्ड के मुताबिक अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने में मैं इनको अच्छे तरीके से इनको सज़ाएं दूंगा। फैसलाबाद में हमारे बहुत से ऐसे अफसर हैं, मैं उनके नाम जानता हूं और मुझे बिला खौफ मैं उनके नाम ले सकता हूं। थाना रज़ाबाद में एक अमीन सब इंस्पेक्टर थे, आजकल वो थाना मंसूराबाद में हैं। उन्होंने थाना रज़ाबाद में तबाही मचाई हुई थी, अब थाना मंसूराबाद में वही काम कर रहे हैं। एक ASI फरहान है मिल्ला टाउन में, उसने तो SSP ऑपरेशन के भी तमाम हुक्म को हवा में उड़ा दिया, और ऐसे लोगों को धमकियां दी कि मैं तुझे पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा, मैं तुझे झूठी FIR में फंसा दूंगा। ये हमारे एक ASI, एक सब इंस्पेक्टर, हमारे SP साहबान हैं, SSP हैं, CPO RPO हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? इनके ऊपर कोई कानून नहीं है। आप वकील हैं तो बताइएगा कि इनके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं है कि ये आवाम और नास को धमकियां देते हैं। ये आवाम और नास किसके पास जाएं? SP के पास जाएं, SSP के पास जाएं। SSP एक फैसला करता है और वो ASI उसको हवा में उड़ा देता है। एक्चुअली शाह जी बात ये है कि जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ना, उसी की वजह से हम पस्ती में जा रहे हैं कि हमें कानून का नहीं पता, जबकि इनकी हदबंदी के लिए, इनकी लिमिट के लिए पुलिस ऑर्डिनेंस, पुलिस रूल्स बाकायदा तौर पे मौजूद हैं, जिसमें पुलिस वालों को बाउंड किया गया है कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर वो इससे ज़्यादा करेंगे तो उनके खिलाफ ये फलां कार्रवाई हो जाएगी, महकमाना कार्रवाई हो जाएगी। महकमाना कार्रवाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है कि जब ये बहाल हो जाते हैं तो फिर हो जाती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन कवानीन में जो पुलिस रूल्स हैं या पुलिस ऑर्डिनेंसेस हैं,
उनमें कुछ ऐसी तरमीम करवाएं, कुछ ऐसे कानून पास करवाएं अवाम होने की चीज़ से कि जिससे हमें ये एहसास हो, जिससे हमें हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि अगर किसी बंदे ने कुछ ऐसा अगर गलत काम किया तो अगर फ़लाँ काम हो जाएगा तो वो ख़तरनाक होगा। हम ख़तरनाक की तरफ अगर जाएंगे, लिमिट को अगर कोई बंदा क्रॉस करता है तो उसको ये पता है कि लिमिट क्रॉस करने से ये हो जाएगा, फ़राइज़ में कोताही करने से ये हो जाएगा, तो उससे वो डरने लगेगा। जब डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी ड्यूटी अंजाम देने लगेगा। इसलिए अवाम को भी बाशऊर रहना चाहिए, उनको कानून के साथ जो है वो इतना होना चाहिए, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि पर्चा कटवाना, मुकदमा दर्ज करवाना, FIR दर्ज करवाना उनका हक है, बिल्कुल इसमें डाउट कोई नहीं है। नहीं अच्छा, नहीं अगर मुकदमा दर्ज होता तब वो अदालतों में जाते हैं और 22B के तहत वो जो है वो पिटीशन दायर करके पर्चा दर्ज करवाते हैं। वो आप फिर बाई A बाई B पे आए हैं। बाई A बाई B पिटीशन दायर करने पर फिर भी तो जो कमेंट्स हैं वो तो तफ्तीशी ने लिखने हैं, वो फिर वही बासर लोग असरअंदाज होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जुडिशरी जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि अदालत जो है वो पुलिस की राय की पाबंद नहीं होती। अदालत को पता चल जाता है कि कौन बंदा राइट है, कौन बंदा रॉन्ग है। अगर पुलिस वाले अपनी तरफ से कोई गलत राय भी या गलत कमेंट्स जो हैं वो अदालत में भिजवा भी दें, लेकिन जब वो एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट्स, जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो उन आर्गूमेंट्स की रोशनी में, उन दलाइल की रोशनी में जज साहब को वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है और कौन सी पार्टी है वो जिसने कोई ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। तो उन हालात में वो जज जो डायरेक्शन देता है, जज साहब जो डायरेक्शन देते हैं बतौर जस्टिस ऑफ पीस, तो वो डायरेक्शन वाले ये फिर पुलिस वाले बाउंड होते हैं कि उन डायरेक्शन पर वो अमल दरामद करें और इस तरह से FIR दर्ज हो जाती है। अच्छा बाबर हाशमी साहब, 22 साल आपकी प्रैक्टिस हो गई है फैसलाबाद ज़िला कचहरी में, कोई ऐसे एक दो अफसर जिनको आज आप खिराज तहसीन पेश कर सके, उनके कारनामों पर उनको सरूर पेश कर सके, अवाम नास को कोई ऐसे एक दो अफसर ही बता दें। फैसलाबाद के 42 थाने हैं, ठीक है। मैं अगर अच्छा, पहली बात ये है शाह साहब कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साहब की। पुलिस वाले सारे ही ऐसे नहीं होते, नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मैंने कुछ ऐसे अफसरान का नाम लिया है पहले, उनको आज भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके कारनामे हैं। बहुत पहले की बात है, 15-20 साल से ज़्यादा है। एक SP हुआ करते थे फैसलाबाद में, शाहिद दुरानी साहब। मेरा ख्याल है कि 11 साल पुराने मफरूर भागे हुए उन्होंने पकड़ के ला के अदालतों में पेश किए। मैं उन SPओं को जानता हूँ। उन DSP खबर वड़ैच साहब एक DSP हैं, उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जितनी ड्यूटी की उन्होंने ईमानदारी से की। अब वो रिटायर हो चुके हैं। अभी हमारे सिविल लाइन में 2 साल पहले शकील खोखर साहब थे, आजकल लाहौर में है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे CTO थे इधर आसफ जफर चीमा साहब। तमाम वार्डन्स, 780 पुलिस वार्डन हैं, 4 DSP हैं। मैं उन तमाम लोगों से मिला। अगर 780 से तो 500 मैं वार्डन वालों को मिला, वो उनको सलाम पेश करते हैं। अब अभी हमारे रिसेंटली प्रमोट हुए हैं अंजम कमाल साहब, पूरा नाम मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब है उनका, अभी पेट्रोलियम में SP हैं। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे SHO साहबान की बात करें, थाना रज़ाबाद में ख्वाजा इमरान साहब हैं, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। ये थाना गुलबर्ग में मज़हर खान साहब हैं, इस ग्रेट मैन, हर गरीब की, मजलूम की आवाज़ सुनते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो ऐसे मैं उन अफसरान के नाम लिए जिन्हें मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने चैनल पे बैठ के। आप कोई एक दो ऐसे अफसरों के नाम ले, आपकी 22 साल की प्रैक्टिस है, जिनको आपका दिल करता हो कि खिराज तहसीन पेश करूँ। यूँ तो अगर नाम लेना शुरू हो जाऊँ तो बहुत सारे नाम मेरे ज़हन में हैं, लेकिन मेरे अर्ज़ करने का मकसद अपनी पसंद के नहीं, चंद ऐसे, जैसे मैंने एक साल सऊद वाला SHO कोतवाली का नाम लिया, मुलाजम तो मुलाजम, वो मुलजमों को भी बाहर निकाल के नमाज पढ़ाते थे। ऐसे अफसरान होने चाहिए हमारे बाबा साहब। मैं वही अर्ज़ किया ना कि अगर मैं सबके नाम लूँगा तो अगर कोई नाम रह गया तो मुझे उनके साथ बाद में फिर माजरत करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं नाम जो है वो नहीं ले सकता। मैं सिर्फ बाद मैंने ये गुजारिश की है कि ये तमाम पुलिस वालों की स्टोरी नहीं है। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे 5 टाइम पे नमाज़ पढ़ते हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं
और जो अपना काम है उसको अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपनी इबादत समझते हैं। बहुत सारे पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो मेरे साथ उनका कॉन्टैक्ट तल्लक रहा है, और उन सबको जो ऐसे लोग हैं जो अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं बरतते, जो ज़्यादती नहीं करते, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ, उन सबको मैं सलूट करता हूँ। और पुलिस की तरफ से ये भी होता है कि आवाम जो है वो हमारे साथ लीनियंट नहीं होती। इस चैनल के तौर से मैं पुलिस वालों को और जो आईजी साहब हैं, सीपीओ साहब फैसलाबाद हैं, डीपीओ साहब फैसलाबाद, आरपीओ साहब फैसलाबाद, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये जो आपने एक कदम उठाया है ना कि खुश अखलाकी से आवाम के साथ पेश हैं, बहुत अच्छा कदम है। और देखिए कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना ज़बरदस्त मिलता है। अगर पुलिस थोड़ा सा भी किसी के साथ तावन करती है तो लोग अपनी आंखें दिल फरशेरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस वालों को यही चाहिए कि अगर कोई किसी बंदे को फरियादी आ जाता है तो उसके साथ इंतहाई अच्छे तरीके से मिलें। उनका अगर काम होने वाला है, अगर जिसके हमारी ज़बान में अगर कोई काबिल दस्तंदाजी कोई जुर्म बनता है तो उसका पर्चा दर्ज कर दें। अगर काबिल दस्तंदाजी नहीं बनता, ना काबिल दस्तंदाजी है, तो वो माजर कर लें कि ये आपका पर्चा नहीं बनेगा, दैट्स इट। यूँ तो पैसे के चक्कर में कहते हैं कल आना, शाम को आना, सुबह आना। नहीं, जब इसके मतलब लॉ मजीद सख्ती से पास हो जाएंगे, जब ये सिस्टम रिश्वत वाला ख़त्म हो जाएगा, जब ऐसे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। अलबत्ता ये जो हमारा थाना कल्चर और जो हमारा पुलिस कल्चर है वो भी माज़रत के साथ हमारे सियासतदानों ने तबाह किया हुआ है। और अल्लाह ताला, बस गुजारिश अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये चौधरी सिस्टम जो है वो हमारे थानों से ख़त्म हो जाए। लेकिन ये भी चंद ब्लैक शीप्स हैं, चंद काली भेड़े हैं, तमाम पुलिस वाले नहीं जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। चंद लोग हैं जिन्होंने तबाह बर्बाद थाना कल्चर को किया है। तो जी बाबर हाशमी साहब, आखिर में आप हमारी फैसलाबाद की पुलिस और फैसलाबाद की आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? आखिर में मैं अपने आवाम को ये पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पुलिस जो है वो हमारी हिफाजत के लिए है और हमारे लिए काम करती है। इनके साथ तावन करना चाहिए और इनकी बात को सुनना चाहिए, इनके साथ मोहब्बत से, खुश उसलूबी से पेश आना चाहिए ताकि वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, आपका काम करें और अपने हकूक़ को पहचानो। मुकदमे का अंदराज करवाना आपका हक है। अगर कोई इनकार करता है तो आप उसकी शिकायत जो है वो उसके आला अफसर से फौरी तौर पे कर सकते हैं और उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करवा सकते हैं। उसके ख़िलाफ़ वो स्टेप डाउन हो सकता है, वो मुअत्तल हो सकता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है, वो किसी और जगह पे जा सकता है। यानी कि आपका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो सकता है अवामी शिकायत पे। आप इस राइट को, इस हक़ को पहचानें कि थाने में डर के ना जाएं कि थाने में पता नहीं क्या होगा। थाने आपके लिए बने हैं, पुलिस वाले आपके लिए बैठे हैं। आपका वहाँ पे जाना जो है हक़ है, दरख्वास्त देना हक़ है, मुकदमा दर्ज करवाना हक़ है, कार्रवाई करवाना आपका हक़ है। इवन के जो तफ्तीश होती है, तफ्तीश अगर कोई बंदा सही नहीं कर रहा वो तब्दील करवाना आपका हक़ है बमुताबिक कानून। जो पुलिस रूल्स हैं, जो पुलिस ऑर्डिनेंस है, जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है, जो हमारे दूसरे ज़ाब्ते हैं, जो हमारा कानून है, जो हमारा लॉ है, वो हमें हक़ देता है कि हम पुलिस के पास जाके अपनी हक़ रसी करवा सकें। और पुलिस को मेरा ये पैगाम है कि जैसा आईजी साहब ने अपना मिसाली नमूना पेश किया कि उन्होंने जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स थे या एहलकार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनको मुअत्तल कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया या उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ की और अपने फ़राइज़ को पहचाना। आप तमाम जितने भी पुलिस वाले हैं, अफसरान हैं, दूसरे एहलकारान हैं, वो अपने फ़राइज़ को पहचानें। अगर आवाम आपके पास आती है तो उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, खुश असलूबी से पेश आएँ। अगर कोई शिकायत आपको करते हैं तो आप उनका जो हक़ है वो देखते हुए उनकी जो रेमेडी जितनी बनती है वो उनको अकॉर्डिंग टू लॉ लेके दें। ये अभी आप बाबर हाशमी साहब का पैगाम सुन रहे थे पुलिस के लिए और आवाम के लिए। आखिर में बाबर हाशमी साहब से पूछते हैं कि वो 22 साल से की प्रैक्टिस में सबसे दिलचस्प वाक़या सुनाएं, फिर आखिर में उनसे इजाज़त लेते हैं। जी बाबर हाशमी साहब, अपने आखिर में आप वकील हैं, 22 साल प्रैक्टिस हो गई है, अपना सबसे दिलचस्प
वो वाकया कोर्ट का सुना दें आवाम को। वो वाकया दिलचस्प भी है और अजीब सा भी है कि एक दफ़ा मैं जड़ामले में गया ज़मानत करवाने के लिए। कोई बंदे थे, वो शादी का कोई चक्कर था, तो वहाँ पे ज़मानत करवाने के लिए चला गया। 365 का पर्चा उन पे हुआ था। तो जब मैं ज़मानतें वगैरह करवा लें तो मैं पार्टी को कह रहा था जी कि अब चलें, घर चलें। तो वो कह रहे थे कि ठहर के ज़रा चलते हैं। वो गाड़ी में बैठ गए, वो लड़की भी उसी गाड़ी में आके बैठ गई। तो जब हम जाने ही लगे थे, गाड़ी हमारी चलने लगी थी, तो उसी वक्त जो दूसरी पार्टी है, जो लड़की वाले थे, वो फौरी तौर पे हमारी गाड़ी के पास आ गए। उन्होंने 200 जोर से दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया। मैं डर गया कि यार मैंने जो जितने भी 5, 6, 10 हज़ार लिए होंगे या 20 हज़ार लिए होंगे, उसमें एक वकील तो गया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ और बस अल्लाह अल्लाह करके ये कह रहा था कि ये ना कि वो असले वालों को बुला रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे कि जी आ जाएँ। गाड़ी हमारी दोनों हाथों से रोकी हुई थी, घेरा डाला हुआ था उसके ऊपर। तो जैसे तैसे वो दूसरी तरफ से कुछ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि थोड़ा सा गाड़ी से पीछे हटें। तो मैं गाड़ी से निकल के फौरी तौर पे तो सामने जड़ामले के जो गेट कचहरी का है, मैं उसमें चला गया। बाद में वो जो बंदे थे उन्होंने गाड़ी भगा ली। तो गाड़ी के ऊपर 2 बंदों ने जंप किया और सामने लटक गए। उन्होंने काफ़ी साइडें वगैरह मारी, लेकिन वो नहीं हट रहे थे। तो वो काफ़ी दूर जाके जब उन्होंने को थ्रेट वगैरह की दिया होगा, तो उन्होंने फिर वो वाइपर उसके छोड़ दिए। उसके पीछे पुलिस लग गई, उसके पीछे दूसरे लोग लग गए। फिर वो काफ़ी दूर आगे जाके गए। जब वो आगे चले गए, पुलिस वालों ने रोक लिया। तो कहते जी क्यों भाग रहे हो? वो कहते जी हमने निकाह किया है, हमारे ऊपर पर्चा हुआ है। तो कहते यार पर्चा अगर हुआ है तो आपने क्या किया? कहते हमने ज़मानत करा ली है। तो पुलिस वाले हंसने लगे कि आपने ज़मानतें करवाई हैं तो फिर अब भाग क्यों रहे हैं? तो इस वजह से मसला वो था कि जब मैंने मेरे दिल में थोड़ा सा ये पैदा हुआ कि यार पता नहीं अगले लम्हे क्या होगा। तो वो एक वाकया ऐसा है जिसमें मैं ये कह सकता हूँ इसमें ट्रेजेडी भी है और एक खौफ भी था, एक मज़ा भी था। जी नाज़रीन, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे हमारे ज़िला कचहरी फैसलाबाद के बहुत मंजे हुए एडवोकेट, तजर्बे के लिहाज से बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस बहुत आला, और उनका एक दिलचस्प वाक़या भी आपने सुना। उस दिलचस्प वाक़े के साथ साथ उन्होंने पुलिस वालों और अवाम नास को पैगाम भी दिया। आपने बातें उनकी सुनी। उन्होंने आईजी पंजाब साहब को सलूट पेश किया। आखिर में मैं आईजी पंजाब साहब को सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने इस फैसले के साथ, मैं अपने हर प्रोग्राम में अक्सर कहता था कि आईजी पंजाब इनाम गनी साहब, आपके किए हुए वादे कोई भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये 2 तारीख का आपका स्ट्रिक्टली फ़ैसला इस बात का प्रूफ हो चुका है कि आपने अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद शुरू कर दिया है। और इसके साथ मैं आईजी साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे फैसलाबाद सीपीओ ऑफिस में 3 साल का पीरियड होने पर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कोई 4 साल में कब्ज़ा करके बैठा है, कोई 5 साल से कब्ज़ा करके बैठा है, कोई 7 साल से अफसर कब्ज़ा करके बैठा है। खुदा के लिए अब थोड़ी सी नज़र, जैसे आपने उन पुलिस अफसरों और पुलिस मुलाजमीन पर नज़र डाली जो करप्शन करते थे, करप्ट लोगों का साथ देते थे, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते थे, ज़रा उनकी तरफ भी नज़र डालें। और फैसलाबाद के बहुत थाने हैं अभी जिसमें करप्ट अफसर बैठे हैं, रिश्वतखोर बैठे हैं, जुआ माफिया के सरपरस्त आला बैठे हैं, नजायज़ फरोशों के सरपरस्त आला बैठे हैं। जब चाहेंगे मैं आपको आईजी साहब अपने प्रोग्राम में उनके नाम बताना पसंद करूंगा। अगर पुलिस नाम सुनना चाहें तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं हर एक का नाम लूँगा, थाने का नाम लूँगा। क्या करें, कहाँ जाएं? अवाम सत गई है, अग गई है, परेशान हाल है। आईजी साहब, आपके इस कदम को बारिश का पहला कतरा समझ के मैं सलूट पेश करता हूँ, और खुदा के लिए इस पहले कतरे को अब रुकने ना दीजिएगा। फैसलाबाद की तरफ नज़र डालें। हमारे नए आरपीओ, मैं उन पे उम्मीद रखता हूँ कि आज उन्होंने एक फ़ैसला लिया, 3 मुलाजमों को उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया। सीपीओ डॉक्टर आबद साहब, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप आईजी साहब के इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए आगे जितने भी फैसलाबाद के बताली थानों में करप्ट SHO, SI, ASI, हेड कांस्टेबल मौजूद हैं, आप जब चाहें मुझे अपने पास बुलवा सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं। मैं आपको एक एक का नाम बता सकता हूँ, कहाँ से रिश्वत लेते हैं, कहाँ जुआ कराते हैं, कहाँ मंशियात फरोश करवाते हैं। आईजी साहब, फैसलाबाद की तरफ नज़र डालें। ये आवाम पिस चुकी है, पुलिस गर्दी बहुत ज़्यादा है।
मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के IG साहब को तैनात पंजाब में करने पर उनको सलूट पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने IG पंजाब उस्मान गनी साहब जैसे हमें पुलिस अफसर दिए। उस्मान गनी साहब, उस्मान बुज़दार साहब, इस फैसले को आप अपने सियासतदानों की नज़र ना होने दीजिएगा। पंजाब में जितने भी सियासतदान आपकी पार्टी के हैं उनको पाबंद करें कि थाना करचर में वो इन्वॉल्व ना हों, उन पे असरअंदाज ना हों। SHO, DSP, SP साहिबान को प्रेशराइज फ़ोन ना करें, उनको अपना काम करने दें। आपका ही नारा था कि नवाज गवर्नमेंट पुलिस गवर्नमेंट है, पटवारी गवर्नमेंट है। आप क्या कर रहे हैं? यही वो हाल बन चुका है कि आज भी हमारे थानों में MPA, MNA, वज़ीरों का होल्ड है। उनके एक फ़ोन पे SHO पर्चे खारिज कर देता है, 376 के मुल्ज़िमों को रातों रात छोड़ देता है, डकैती के मुल्ज़िमों को बाहरों बार बेच देता है। खुदा के लिए हमारे फैसलाबाद पर रहम करें, हमारे मज़लूम आवाम का साथ दें। इसमें आखिर में मैं उस्मान बुज़दार साहब और IG पंजाब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो फैसलाबाद CPO ऑफिस में जो कब्ज़ा माफिया बैठा है 3 साल, 5 साल, 7 साल में, उनको फौरी तौर पर आप नौकरियों से हटाएं और नए मुलाजमीन को उनका हक दिलाएं। आखिर में मैं RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद से उम्मीद करता हूं कि IG साहब के इस कदम पे कदम रखेंगे। करप्ट अफसरों, करप्ट मुलाजमीन का वो भी हिसाब लेंगे। आखिर में मैं तमाम फैसलाबाद की पुलिस जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उनको सलाम पेश करता हूं। और जो करप्ट हैं, तैयार रहें, हम आपके पास आ रहे हैं। TV 99 किसी करप्ट अफसर को नहीं छोड़ेगा। IG साहब, मैं आपके हर कदम के साथ आपकी आवाज़ बनकर अवाम उन्नास तक पहुँचाऊँगा। थानों के करप्ट अफसरों के नाम बताऊँगा। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।